फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं राज्यसभा एमपी और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना। अविनाश जी, बीजेपी 3 राज्यों में जीती है इलेक्शन जो कुछ समय पहले हुए हैं, लेकिन आजकल कुछ चर्चा से बाहर हो गई है। कहीं अखबारों में नहीं ज़्यादा दिख रही, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं ज़्यादा दिख रही, आप हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बहुत बड़ी जीत हासिल की है और दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जो 3 राज्यों में जीत प्राप्त की है उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें लगातार तीसरी बार हम जीते हैं। वो लोगों के काम किए, लोगों का विश्वास जीता, हमारे कार्यक्रम पसंद आए। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से एक अपनी प्रेजेंस शो की है। दिल्ली में भी हमें मैं कहता हूँ कि कम मत आंकी है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही आई है। आज आप एक नई पार्टी है, मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसने कुछ अलग करने की बात कहकर जनता के सामने बोला आए लोग। फिर कहा कि हम विधानसभा में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे और रिक्शा में जाएंगे, अपनी कार में जाएंगे। ये सारी बातें एक मीडिया के लिए नई चीज़ थी, तो बहुत अच्छे ढंग से मीडिया ने उसको पेश करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते गए, आगे बढ़ते गए, गाड़ियाँ भी आ गई, बंगले भी आ गए और वही पुरानी बातें वो आ गई। अब नई बात ऐसी उनके पास कोई नहीं है जो जनता को दिखाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी ढंग से लोगों का विश्वास जो उसने लिया है उसमें 1 भी % कमी नहीं आने देगी। कार्यकर्ता का मनोबल कभी कम होने देगी। लेकिन समय की थोड़ी सी बात है कि मीडिया कुछ बातों को लाइक करता है, वो पेश करता है, तो धीरे धीरे वो बातें फिर जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्टैंडिंग वाले हमारे नेता हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है, उसमें हम कोई कमी नहीं आने देंगे। ये अकेली मीडिया की बात नहीं है। अभी पीछे एक सर्वे आया था जो सोशल मीडिया जो कि आम लोग हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे, उसमें भी देखा गया है कि जो मोदी नेम है या मोदी के बारे जो खबर है या जो आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी, उनकी भी रैंकिंग बहुत गिरी है। केजरीवाल और आप की रैंकिंग बहुत ऊपर गई है सोशल मीडिया के जो उन्होंने यार्डस्टिक पे मेजर किया है। मैंने आपको कहा कि एक नए ढंग से उसने अपना काम करने का एक बिंदु दिया लोगों को। लेकिन अब 3-4 दिन का फिर देखिए आप, जैसे जैसे वो गलतियां कर रहे हैं वैसे वैसे ही लोग उसको डिसलाइक करना शुरू करेंगे। मोदी जी की डिसलाइकिंग जो है वो कहीं भी लोगों के मन में नहीं है, बल्कि लाइकिंग डे बाई डे हिंदुस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो डे पे बढ़ रही है। सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट, सोशल मीडिया में कनेक्टिविटी एक बहुत अच्छे ढंग से मोदी जी के साथ है। आपने बोला कि जो आप है वो कुछ अलग कर रही है, वो क्या अलग कर रही है? आफ्टर ऑल कुछ ठीक कर रही होंगी जो, और बाकी कुछ गलत कर रहे होंगे जो उनको इतना लोगों का मैंडेट मिला है और लोगों में वो चर्चा में है। कर रहे नहीं, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन लोगों को अच्छा लगा कि एक एमएलए, एक एमपी, एक सीएम वो आम पब्लिक की तरह जाए। लेकिन दूसरे ही दिन वो उस बात से पीछे हट गए। तो फिर लोगों के मन में वही बात आ गई कि ये लोग भी बस बात करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि उनको समय देना चाहिए, उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है उसका समय वो अपना लें और लोगों को काम करके दिखाएं। खन्ना जी, आपकी भी एक पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिक्स काफ़ी देर से देखने को मिली कि आपकी भी पॉलिटिक्स वैसी थी। आपने एक बारी सड़क खराब थी गढ़शंकर टू होशियारपुर, और उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जूते पॉलिश किए, पेट्रोल के दाम बढ़े, आपने साइकिल चलाया सिंबोलिज्म के लिए। फिर आपने एक प्रोग्राम आपका एक आता था जनता के साथ, आप एक रात एक गांव में रहते थे, तो आपने भी काफ़ी ऐसे काम किए। तो बीजेपी को इसका ऐसा बेनिफिट नहीं मिला कहीं? नहीं, बेनिफिट इसका बहुत मिला। एक रात जनता के साथ कार्यक्रम जो थे उसके कारण मैं समझता हूँ कि जो दसूहा सीट हम बहुत देर से हार रहे थे, वो सीट एक ऐसे कार्यक्रम ने उस सीट को जिताया। बूट पॉलिश मुहिम थी जो मैंने सड़क बनाने के लिए 13 दिन लगातार लोगों के बूट पॉलिश किए। उस मुहिम में उस समय हमारे पास सिर्फ 3 सीटें थी पंजाब में और मैं उसका ग्रुप लीडर था। लेकिन जब अगला चुनाव हुआ
तो हम 3 से 19 हुए, 23 लड़े और 19 जीते। तो इन प्रोग्राम्स का बट आपके कुलीग्स ने आपसे कुछ नहीं सीखा, अब आपसे ज़्यादा सीख रहे लग रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने किया वो मैंने कोई मेरी जो ट्रेनिंग है, मैं जिस पार्टी से आता हूँ उस पार्टी की सोच है, जिस संगठन से मैंने ज्वाइन किया है उस संगठन ने मुझे इस काम करने के लिए प्रेरित किया है, ऐसा माहौल दिया है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। बट आपके संगठन के बहुत और मेंबर्स हैं पंजाब में, उनमें तो नहीं देखा जाता ऐसा जज्बा। हर आदमी का अपना अपना काम करने का ढंग है। मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि मैं मैक्सिमम सीट जीतकर एक रिकॉर्ड बनाऊं, तो सभी कार्यकर्ता ने उस ढंग से काम किया। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से इस काम को करने की कोशिश करते हैं। आप जम्मू कश्मीर के बीजेपी के इंचार्ज हैं। जम्मू एंड कश्मीर बार बार किसी न किसी इशू पे चर्चे में रहता है, और अभी जो आपके सीनियर लीडर हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ पे एक रेफरेंडम होना चाहिए कि आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय होनी चाहिए कि नहीं। आपका उस पर क्या ओपिनियन है? मेरे ओपिनियन से पहले आपने ही अपना ओपिनियन दे दिया। उसकी पार्टी ने उसको विड्रॉ किया, उसको सपोर्ट नहीं किया कि ऐसा हम नहीं मानते कि जनता जो है ये मैटर डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। ये सरकार का क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर, उसको उन्होंने उस ढंग से। बट उन्होंने एक ये भी तो कहा है ना कि जो लोगों का कंसेंट तो चाहिए। वही बात कर रहा हूँ, ये सेंसिटिव इशू है। ये उस पार्टी की इमेच्योरिटी लीडरशिप की एक एग्जांपल है। ये बात जो हम अवॉइड करते थे, ऐसी बात हमारी धरती से नहीं होनी चाहिए, उस बात को उन्होंने कहकर एक नई गलत जो ट्रेडिशन है वो शुरू किया है। उसके लिए इनके अध्यक्ष केजरीवाल ने भी कहा है कि हम उससे सहमत नहीं हैं, और ना ही इन विषय पर कभी भी जनता की राय ली जा सकती है, क्योंकि ये स्टेट ने देखना है कि मैटर जो है वो कितना सेंसिटिव है, आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पर कितनी ज़रूरत है। आर्मी देश की रक्षा के लिए वहाँ गई है, आर्मी जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता के लिए वहाँ गई है, आर्मी वहाँ के लोगों की सेवा के लिए वहाँ गई है, आर्मी वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए गई है। सो अगर आर्मी वहाँ रहे ना रहे ये बात लोग डिसाइड करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बट हालात क्या है फिर? हालात जम्मू कश्मीर में अभी पॉलिटिकली मैं जो अगर कहूँ तो वहाँ की गवर्नमेंट ने 5 साल उनके हुए हैं, क्योंकि वहाँ 6 साल का असेंबली का टर्म होता है, तो वो एक अच्छा अनुभव नहीं रहा। एक इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट स्टेट, उसको उस ढंग से वहाँ पर डील नहीं किया गया। लोगों की जो आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनको पूरा नहीं किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का है डेवलपमेंट। उसमें जैसे जैसे जो जितना फंड वहाँ जाता है जम्मू कश्मीर में, उस ढंग से वहाँ विकास नहीं हुआ। वहाँ पर 3 रीज़न हैं, एक लेह का है, एक श्रीनगर का है और एक जम्मू का है। इन रीज़न वाइज भी वो बहुत डिस्पैरिटी वहाँ पर होती है। भ्रष्टाचार इतना है, एक प्राइम मिनिस्टर की स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम है, उसमें भी मतलब जो बेनिफिट बच्चों को मिलना चाहिए उसमें भी करप्शन हुई है। जो बच्चों के लिए पैसा जा रहा है उसमें भी करप्शन हुई है। तो मैंने खुद वो मैटर टेकअप किया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने अभी एक लोकल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की है। सो जिस ढंग से इस बॉर्डर स्टेट को डील करना चाहिए, उस ढंग से जो कमिटेड लीडरशिप, जो एक नेशनलिस्ट लीडरशिप, जो एक विकास के लिए समर्पित लीडरशिप वहाँ पर नहीं है। आप वहाँ के इंचार्ज हैं, तो बीजेपी ने प्रेजेंस अपनी गेन की है। वहाँ पे 6 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं, तो इलेक्शंस होगी, बीजेपी हर एक सीट पे लड़ेगी। हाँ, हम 6 की 6 सीटों पर लोकसभा में लड़ेंगे और 80 की 87 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। ऐसी हमने प्लानिंग शुरू की है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए डायमेंशंस क्या चेंज हुए हैं उसकी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कारगिल में अभी हिल काउंसिल के वहाँ डेवलपमेंट हिल काउंसिल के चुनाव हुए, तो पहली बार हमने 12 सीटें वहाँ लड़ी। 26 सीटें हैं, 12 सीटें लड़ी। बेशक हम सीट कोई नहीं जीते, लेकिन वहाँ की लोकल पार्टी पीडीपी वो भी 8 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकी। पूरा मुस्लिम कारगिल का एरिया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12 सीटें लड़ना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, किश्तवाड़ का इशू हुआ। वहाँ पर ईद के दिन जैसे एक समुदाय के साथ, मिनॉरिटी के साथ जिस तरह उनकी दुकानों को साड़ना सब हुआ, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने इशू को नेशनल लेवल पर टेकअप किया, और हमारे विपक्ष के नेता राज्यसभा में
उन्होंने राज्यसभा में फिर जाकर किश्तवाड़ जाने लगे थे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे रोक लिया, मुझे लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया। तो उसके कारण एक ऐसा देश भर में वातावरण बना एनसी और कांग्रेस के खिलाफ, वहाँ के मिनिस्टर को पहली बार रिज़ाइन करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस डे बाय डे वहाँ पर बढ़ रही है। बट ये एक इम्प्रेशन है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिर्फ माइनॉरिटी की बात करती है, सारे कश्मीरियों की बात नहीं करती। मैंने आपको कहा ना, कारगिल 100% मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर हमारी 12 सीटें मुसलमान कैंडिडेट दिए हमने लड़े, तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि हम हिंदू की बात करते हैं? हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपने राज्य से, जम्मू कश्मीर से और देश से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो। एक पीछे श्री नरेंद्र मोदी जम्मू में ललकार रैली में उन्होंने एक काफ़ी विवाद उनकी बात से खड़ा हुआ कि उन्होंने कहा 370 जो आर्टिकल है जो स्पेशल स्टेटस JNK को देता है, उस पर एक डिबेट होनी चाहिए। तो बहुत अखबारों में आया कि, और किसी ने कहा ये गलत है, किसी ने कहा ठीक है, बट एक मीनिंगफुल डिबेट अगर कराई जाए तो वो क्या होनी चाहिए? कोई भी कानून जो है उसका आखिर कोई ना कोई फ़ायदा या नुकसान होता है। तो 370 एक टेम्पररी प्रोविज़न था। मोदी जी ने उसके बारे में सिंपल इतनी बात कही है कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए कि 370 का देश को और स्टेट को और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो उसको कंटिन्यू रखो, अगर 370 का बहुत ही फ़ायदा हुआ है तो फिर बाकी सभी राज्यों में लगा दो। अगर 370 लगने से एक स्टेट की प्रॉस्पेरिटी होती है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है, वहाँ पर विकास होता है, तो फिर 370 तो सब जगह लगा दो। ये सब जगह लगाने का आपका व्यू है कि मोदी जी का व्यू है? मेरा कहने का भाव है कि ऐसी बहस होनी चाहिए कि इस 370 से श्रीनगर को आखिर फ़ायदा क्या हुआ है। इतना आज़ादी 63 ईयर्स हो गए, उसके बाद आज तक ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर अभी चर्चा की ज़रूरत है। मैंने भी एज ए मेंबर पार्लियामेंट एक क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट में, जिसका जवाब 1 साल से मुझे नहीं मिला। मैंने सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताया जाए कि 370 का देश को क्या फ़ायदा हुआ, स्टेट को क्या फ़ायदा हुआ और जनता को क्या फ़ायदा हुआ। सरकार अभी तक भी उसका जवाब 1 साल में नहीं दे पाई। मुझे सिर्फ भाषण जो हुए हैं 370 लगने से वही भेज रहे हैं। सो अगर इसके बहुत फ़ायदे हैं तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम इसके ऊपर डिबेट तो हो, लोगों को समझ तो आए 370 का यूज़ हो रहा है कि मिसयूज़ हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इधर आए, और उधर से आने वाले लोग 2 देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक अभी भी प्रधानमंत्री हैं और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, बहुत से MLA MP बन गए। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं, जम्मू में बैठे हैं, आज तक उनको राइट टू वोट नहीं है। कहाँ का ये एक अन्याय है? अगर एक देश में रहने वाले लोग वो अपनी पंचायत में, अपनी ब्लॉक समिति में, अपनी म्यूनसिपैलिटी में और अपने असेंबली में वोट ही डाल सकते तो उनके लिए सोचेगा कौन? और यही कारण है कि वहाँ उन लोगों के साथ उनको कोई भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि शायद जो दिक्कत है JNK में वो इसलिए भी ज़्यादा है कि 370 को डाइल्यूट किया गया है रादर देन उसको, जो उसके प्रोविजंस थे उसको अच्छी तरह यूज़ करने के बजाय। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 370 में फिर हम भी एक आर्गूमेंट्स में आ सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि एक हेल्दी डिस्कशन हो, जहाँ जहाँ कमी रही है उसको ठीक किया जाए, अगर बेनिफिट्स हैं लोगों को बताया जाए, अगर उसके डीमेरिट्स हैं वो भी लोगों को बताए जाए, फिर लोग वोट डालते समय डिसाइड करें कि क्या 370 जम्मू के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं बेनिफिशियल। आपकी क्या एडवाइस है टू योर पार्टी? मैंने यही है कि हमें सबको बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि एक देश में, वहाँ पर आप देखिए ना, आज संविधान अलग है, पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है तो लिखा होता है एक्सेप्ट JNK, वहाँ का झंडा भारत का भी लगता है, लोकल भी लगता है। 2 झंडे किसी भी स्टेट में है क्या हम इंडिकेट करना चाहते हैं? क्या हमारा संविधान, क्या हमारा कानून किसी देश को 2 निगाहों से देख सकता है? इसके लिए अगर 370 का बहुत बेनिफिट है, जम्मू कश्मीर में बहुत बेनिफिट मिले हैं,
तो बाकी राज्यों पीछे क्यों रहे, उनको भी मिलना चाहिए। तो आज एक हेल्दी डिस्कशन 370 के ऊपर होनी चाहिए। ये उस समय के जो संविधान निर्माता थे, संविधान के लिखने वाले थे, इसीलिए उन्होंने इसको टेम्परेरी प्रोविजन बनाया था। आप पंजाब के एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे लग रहा है कि जो अकाली दल है बीजेपी को एक बहुत पुअर कज़न मानता है। गठबंधन जब होते हैं ना, उस समय दोनों पार्टियों को, जो मेजर पार्टी होती है, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी, उनको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद एक कोई मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाली दल के एक छोटे भाई की तरह यहाँ काम करती है। 117 सीटों में से हम 23 सीटें लड़ते हैं, लोकसभा की हम 13 में से 3 सीटें लड़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रेजेंस है, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं, हम लोकसभा की 13 और विधानसभा की 117 की 17 सीटों पर अपना काम करते हैं। सरकार बनाने में अपनी भूमिका रहती है। तो जब पावर शेयरिंग होती है उसमें भी जिस ढंग से हम सीट जीतते हैं उस ढंग से हमारी पावर लेकिन शेयरिंग। प्रॉपर्टी टैक्स का हमें वो इशू, हाँ, सरकार चलाने के लिए एक अच्छा वातावरण बने, उसके लिए दोनों संगठन, दोनों पार्टियां एक फैसला करती हैं कि हम जो लोगों से वादे करके आए थे, दोनों पार्टियां वो पूरे करें और एक अच्छा इमेज सरकार को दें, सरकार का लोगों में दें। इसी ढंग से हमारे जो मंत्री हैं, हमारे अपना जो शेयर मिला है, हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और साथ साथ सरकार को एडवाइज भी करते हैं। जैसे अकाली दल की तरफ से सीएम के एडवाइज़र हैं, बीजेपी की तरफ से भी हैं। अकाली दल से मीडिया एडवाइज़र हैं, बीजेपी की तरफ से भी हैं। कारपोरेशन में हमारा शेयर है। लेकिन फिर भी सारी जनता को खुश करना, जी मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ऐसा वातावरण पैदा करना कि जनता खुश है, उसके काम हो रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात कही, आपने और भी टैक्सेस जो हैं हमने लगाए। पीछे इंडस्ट्रीज़ की भी हाँ। मीटिंग की चर्चा थी कि बीजेपी के साथ भी मिलना था, बट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सीधा मीटिंग कर ली इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एंड बीजेपी वाज केप्ट आउट ऑफ इट। हर सेंटर स्कीम में एक स्टेट का शेयर होता है कि सेंटर का पैसा आएगा, स्टेट इतना डालेगा तब पैसा वो आएगा। इसी तरह जो अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसमें एक टैक्सिंग पॉलिसी एक पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का, उसके तहत हमें टैक्स लगाना पड़ा। देखिए अब जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हमने कितना समय उसको हो गया अनाउंस करते हुए, बार बार लोगों को सुन रहे हैं, बार बार लोगों की बात सुन रहे हैं, बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे सजेशन आ रहे हैं उस हिसाब से उसको अमेंड भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को जब उस पैसे से विकास होगा, जो वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अपने आप लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर सरकार ने कोई गलती नहीं की। मेरा तो ये मानना है कि जो खबर है कि बीजेपी और अकाली दल में बीजेपी एक पुअर कज़न मानी जाती है, उसको ज़्यादा वजूद नहीं दिया जाता डिसीजन मेकिंग में। मैं नहीं समझता कि जो आप ये सच है या झूठ है। पुअर कज़न की बात कर रहे हो ना, ये शब्द ठीक नहीं है। ये कह सकते हैं कि हम छोटे भाई हैं, इसलिए तो बड़ा भाई जो कहता है छोटे भाई हैं और प्यार से अपनी बात हम अकाली दल से मनवाते हैं। हमारे मन में एक बात है, देखिए ये गठबंधन जो है ना, ये पंजाबी और पंजाबियत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गठबंधन है। मैं हमेशा अपने बात में कहता हूँ, यहाँ भी मैं ओपनली बोलता हूँ, ये गठबंधन अकेला राजनीतिक नहीं, ये सामाजिक भी है और धार्मिक भी है। ये पंजाबी और पंजाबियत के लिए बड़ा जरूरी गठबंधन है। इसलिए कई बार मैं समझता हूँ कि फैसले लेने में कोई देरी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन जहाँ हमारा वोट बैंक है उसकी रक्षा करना, पंजाब की रक्षा करना, पंजाबियों की रक्षा करना, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए इन सभी कामों पर पहरा देगी। बट उसका एक कारण ये कहा जाता है कि बीजेपी का कोई टॉल लीडर नहीं है रीजनल पंजाब से, कोई स्टॉलवर्ड नहीं है। नहीं, हमारे पास तो पंजाब में देखिए बुजुर्ग नेताओं में टंडन जी, मित्तल जी सब हैं। बुजुर्ग हैं, स्टॉलवर्ड हैं, स्टॉलवर्ड हैं, उनकी बात का वजन है। टंडन जी का आपने देखा होगा, कभी भी वो बात करके तो खुल के करते हैं। और उनकी हमारी कोर कमेटी है, उनकी राय पार्टी चलाने में ली जाती है। कुछ दिन पहले
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एंड उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इट विल बी अ डिज़ास्टर। मैं एक बात स्पष्ट तौर पे आपके सामने और आपके द्वारा आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहता हूँ। किसी को ये कहना कि उसके आने से डिज़ास्टर होगा, ये उस प्रधानमंत्री के मुंह से बात शोभा नहीं देती जो बहुत कम बोलते हैं। इसका मतलब उनको कहा गया कि आप ऐसा बोलिए, लेकिन इस समय आज भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सारे देश की जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री इस देश को मिले। इसी चीज़ का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है, इफ़ बाय अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर यू मीन यू प्रिजाइड ओवर द मैसेकर ऑफ इनोसेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अहमदाबाद, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आई विल लाइक टू हैव। देखिए, बहुत अच्छा आपने ये बात पूछी है। प्रधानमंत्री पंजाबी भी हैं, एक सिख भी हैं। मुझे अफसोस होता है जब 84 के उस कत्लेआम की बात कोई नहीं करता। गुजरात में जो कुछ हुआ, मैं नहीं कहता अच्छा हुआ, गलत हुआ। किसी भी इंसानियत की का कत्ल होता है तो बुरा होता है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने उसके बाद किया क्या, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। गुजरात गवर्नमेंट जब ये दंगे शुरू हुए वहाँ पर इमीडिएटली पुलिस को ऑर्डर था कि दंगा करने वालों को गोली मारो, और केस रजिस्टर हुए, सजा हुई। उनमें से कई लोग, प्रोमिनेंट लोग, जो थोड़ा इमीडिएट था वो थोड़ा लेट था, नहीं सजा हुई। उसका कारण था एकदम तो सरकार बनी थी। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मोदी जी ने मदद मांगी, उस समय महाराष्ट्र की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहाँ से उन्होंने, क्योंकि वो एरिया वहाँ का लगता है, वहाँ फोर्स नहीं भेजी। अभी आप KPS गिल साहब जो एडवाइज़र बने बाद में, उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने सभी फैक्ट्स लिखे हैं। लेकिन 84 में क्या हुआ, उस समय प्रधानमंत्री क्यों चुप होते हैं? अभी तक वो लोग जस्टिस मांगने के लिए तरस रहे हैं। किसी के ऊपर केस रजिस्टर नहीं हुआ, किसी के ऊपर गोली नहीं चली, किसी को रोका नहीं गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सरकारी दंगा हो रहा। तो उस समय क्यों नहीं बोलते वो? उस समय कौन देश का प्रधानमंत्री था? उस समय कौन सरकार थी? लेकिन एक घटना जिसके ऊपर एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, एक घटना जिसके बाद कोर्ट ने भी जो अपना डिस्चार्ज रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। कानून की लड़ाई वो मोदी जीते, लोगों की लड़ाई वो मोदी जीते। उसके बाद मोदी जी को लगातार 2 बार लोगों ने CM बनाया। तो इसका मतलब जनता और कानून दोनों ने मोदी जी के रोल में साफ कहा कि मोदी जी का इसमें कोई हाथ नहीं। एक कानून की प्रॉब्लम थी, उन्होंने जैसे एक सरकार को हल करना चाहिए, डील करना चाहिए, किया। लेकिन 84 की बात पे आपके प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप होते हैं? बट आम एलिगेशन तो ये भी है कि जो बीजेपी अकाली दल है 84 पीड़ित पे क्रोकोडाइल टीयर्स ही सिर्फ नहीं, नानावती कमीशन किसने बनाया? भाजपा ने बनाया ना। उससे पहले क्यों नहीं कमीशन बना? जब नानावती की कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसको टेबल क्यों नहीं किया गया? किसने करवाया? वो हमने करवाया। नानावती कमीशन की अगर रिपोर्ट आप पढ़ें तो आप सच, मैंने रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, उसके ऊपर मैंने बहस में भी हिस्सा लिया है, तो सच रोना आता है, रोंगटे खड़े होते हैं। जैसा व्यवहार उन पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ किया। हम 84 की दंगों की बात कर रहे हैं, सिख दंगों की, लेकिन अभी गुजरात गवर्नमेंट पे एक एक्यूजेशन लग रही है कि जो सिख फार्मर्स जो गुजरात में हैं उनकी लैंड्स फ्रीज की जा रही हैं। उसमें बीजेपी की क्या पोजीशन है? वो वाई अकाली दल ही क्यों सिर्फ बोलता है उस पर? नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल लोगों को गलत फैक्ट्स बताए गए। ये जो कच्छ एरिया का लैंड थी, ये हमारे पंजाबियों ने उस लैंड को डेवलप किया, लेकिन ये लैंड मोदी जी या बीजेपी सरकार ने उनसे विकट करने के लिए नहीं कहा। वो लैंड ऑलरेडी जब कांग्रेस की सरकार से आज से 15-20 साल पहले उन्होंने कलेक्टर्स ने वहाँ पर इविक्शन के ऑर्डर दिए हुए हैं। वो लिटिगेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और मोदी जी ने साफ कहा है कि मैं एज ए CM मैं उन लोगों से अन्याय नहीं होने दूंगा। एक आम इम्प्रेशन बन रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का कैंपेन रहा है उसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक स्टेट्समैन का नहीं ला रहे। वो एक ये शहजादा बात, ये वो, मतलब एक जो स्टेट्समैन में पॉलिटिक का जो रूप चाहिए वो नहीं आ रहा। एंड शायद ये एक रीज़न है कि लोग अभी भी आप की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं
क्योंकि एक स्टेट्समैन के रूप में नहीं दिख रहे। लक्ष्मण जी, मैं आपसी बात से सहमत नहीं हूँ। भाषण देते देते अगर 40 मिनट्स को लोग आदमी बोलता है, उसमें वो बहुत सी बातें बोलता है। मोदी जी का जो मेन स्ट्रेस अपने भाषण का रहता है वो ये है कि मैं इस देश को कैसा एक राज देना चाहता हूँ, कैसी सरकार देना चाहता हूँ। तो उसमें जो कांग्रेस की कमियां हैं, कांग्रेस के लोगों की कमियां हैं, नेचुरली वो गिनाई जाएंगी। और अपनी जो परफॉर्मेंस है, ये नहीं कहते, उन्होंने जो करके दिखाया है, गुजरात एक स्टेट मॉडल है खन्ना जी, जिसमें करके दिखाया है, वो एक लोगों को देना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस देश की आज ज़रूरत है खुशवंत जी कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर आए ताकि अपने देश को भी कंट्रोल कर सके और जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उनका मान सम्मान भी रिस्टोर। खन्ना जी, 2 बारी नरेंद्र मोदी जी आए हैं पंजाब में और मैंने उनके 2 भाषण सुने हैं। उन्होंने पंजाब या और तो कोई ज़्यादा बात नहीं की, बट ये ज़रूर हर बारी कहते हैं कि पंजाब और गुजरात का कनेक्शन है क्योंकि एक 5 प्यारे गुजरात से थे, बट वो ऐसी ही बातें करके चले जाते हैं। जब ये भाषण उन्होंने दिया उस समय जो ओकेजन था वो एक पूरी कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस स्थान पे आए थे। लेकिन अगर पूरा भाषण सुनो तो उस समय वो एक क्या मॉडल इस देश को देना चाहते हैं उसकी बात भी कही। मिस्टर नरेंद्र मोदी की चर्चा काफ़ी हुई। अडवाणी जी कहाँ हैं आजकल? अडवाणी जी हमारे एक बहुत सीनियर नेता हैं। वो तब से चले हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी और पहले जनसंघ उसको पैदा किया, आगे बढ़ाया और इस पोस्ट पर लगे कि अपनी केंद्र में सरकार भी बना दी। आपने माननीय भागवत जी का बयान सुना होगा। मैं उस दिन हाजिर था जब उन्होंने भाषण दिया। एक परिवार में एक गाइड करने वाले एक सीनियर परिवार मेंबर की जैसे ज़रूरत होती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग, एक मार्गदर्शक श्री अडवाणी जी हैं। आज भी वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, आज भी वो एडवाइस देते हैं, आज भी सभी कार्यक्रम में जाते हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर उनको आशीर्वाद की ज़रूरत होती है वो देते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपनी सलाह देते हैं। सो अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, रहेंगे जितने वो थे। एक हालात जो नए डेवलप हो रहे हैं, आपको ये निश्चय है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी या हंग हाउस होगा? मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे ढंग से पार्टी तैयारी कर रही है, जे हम पिछले सारे रिकॉर्ड बीट करके केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्लस उसके सहयोगी दलों की सरकार होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू खन्ना जी, थैंक यू सो मच। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।